हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाला है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूनिट नंबर 10, स्टेट्स इन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, पहले एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं स्टेट क्या होती है। स्टेट इज अ डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टैंडिंग अबव ऑल अदर इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज एन इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कल्चर। ठीक है, तो स्टेट क्या एक डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि डोमिनेट करता है कंट्री को। ठीक है, और ये कहाँ स्टैंड करता है? जितने भी अदर इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री के अंदर, सबसे ऊपर किसकी प्लेस है? स्टेट की। ठीक है, और स्टेट क्या किसी से इन्फ्लुएंस करता है? किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स को भी, वहां की इकोनॉमी को भी, वहां का कल्चर भी, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब स्टेट की क्या डेफिनेशन दी है मैक्स वेबर ने। ठीक है, मैक्स वेबर कौन थे? मैक्स वेबर थे एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बोला है कि स्टेट क्या है? कंपल्सरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है विद अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट मेंटेन अ मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स विद इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी। यानी स्टेट क्या है? स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर क्या आती है? जो गवर्नमेंट है, जो हम कहते हैं ना कि इसकी मतलब ये जो है गवर्नमेंट अभी पावर में है, गवर्नमेंट भी किसके अंडर होती है? स्टेट के अंडर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है? सरकार तो आती जाती रहती है, कभी किसी पार्टी की है, कभी किसी पार्टी की, बट स्टेट जो है कभी चेंज नहीं होता। स्टेट क्या वैसे का वैसा ही रहता है। तो गवर्नमेंट भी किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर आती है। नहीं, गवर्नमेंट से भी ऊपर क्या है? स्टेट है। ठीक है, तो क्या था? स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ, जो कि क्या करता है? मोनोपोली बना के रखता है पूरी टेरिटरी पे। ठीक है, कंट्री की पूरी टेरिटरी पे। ठीक है, लेजिटिमेट पावर का यूज करता है टू कंट्रोल दी अफेयर्स, इंटरनल या इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स किसी भी कंट्री के। ठीक है, स्टेट और स्टेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री को हम क्या कैसे देखते हैं? एज अ ज्योग्राफिकल इंटाइटी। ज्योग्राफिकल इंटाइटी मीन्स यानी कि जैसे सपोज करो चाइना, तो चाइना का जहां तक बाउंड्री जो एक्सपेंशन है, वहां तक क्या चाइना की कंट्री है। ऐसा मानते हैं ना कि हाँ भाई, यहाँ तक चाइना का बाउंड्री एक्सपेंशन है तो यहाँ तक क्या है? चाइना का रूल है, चाइना चाइना कंट्री है। यहाँ तक इंडिया का बाउंड्री एक्सपेंशन है, यानी ये जो एरिया है वो किस कंट्री के अंदर आता है? इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेशन। नेशन कैरी करते हैं कल्चर पॉलिटिकल connotation that refer to a community of people bound together by some shared identity which can be based on language, religion, race, culture। जब हम नेशन की बात करते हैं तो हम उसको किससे कनेक्ट करते हैं? वहां की लैंग्वेज से, वहां की कल्चर से, वहां की रिलीजन से। ठीक है, अब हम देखेंगे लिबरल और मार्क्सिस्ट व्यू। ठीक है, दोनों के क्या पीओवी थे। लिबरल पर्सपेक्टिव फोकस ऑन फ्रीडम, राइट, लिबर्टी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यानी जो बेसिकली जो लिबरल्स थे वही सोचते थे कि जो गवर्नमेंट है उसका रोल क्या हो? लिमिटेड हो, लोगों के पास फ्रीडम हो। ठीक है, अपने राइट्स हो। ठीक है, यानी उन्हें हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड न रहना पड़े, या गवर्नमेंट जो है फुल्ली जो है उनकी जो है लाइफ को कंट्रोल ना करे। ठीक है, द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द स्टेट शुड बी द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, प्रॉपर्टी एंड होल्डिंग द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जस्टिस। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट का जो रोल है लिमिटेड होना चाहिए। स्टेट का रोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जो स्टेट के लोग हैं उनके वो राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, प्रॉपर्टी या फिर जो लिबर्टी है, जो जस्टिस है, इन सब चीजों को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब कुछ थिंकर्स के बारे में देख लेते हैं। थॉमस हॉब्स ने कहा है कि स्टेट का एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है फ्री एंड इक्वल सोसाइटी का। यानी कि स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो अपने आप को फ्री फील करें, यानी कि भेदभाव ना हो लोगों के बीच में, एक इक्वल सोसाइटी हो। ठीक है, सब लोग जो है इक्वल अमाउंट ऑफ जो है राइट्स, ठीक है, लिबर्टी जो है एंजॉय करें। जॉन लॉक ने क्या बोला है कि जो स्टेट है एक इंस्ट्रूमेंट है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, मार्क्सिस्ट। अब मार्क्सिस्ट व्यू देख लेते हैं। मार्क्सिस्ट ने क्या बोला? स्टेट इज एन अपार्टिस्ट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डोमिनेंट क्लास टू सप्रेस द अदर क्लास। यानी मार्क्सिस्ट ने क्या किया था ना, सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था, बुर्गिस क्लास और प्रोलिटरेट क्लास। ठीक है, तो बुर्गिस एक तरीके से क्या होते थे? वो होते थे अपर क्लास, मान लो। ठीक है, अपर क्लास और लोअर क्लास में उन्होंने क्या किया होता? डिवीजन किया होता। तो अपर क्लास में कौन लोग आते थे? जो अमीर थे। लोअर क्लास में कौन लोग आते थे? जो गरीब थे, मार्जिनलाइज थे। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट का ये कहना था कि स्टेट क्या करती है कि डोमिनेंट क्लास को इन्फ्लुएंस करती है, यानी डोमिनेंट क्लास को मौका देती है लोअर क्लास को सप्रेस करने का। बेसिकली लोअर क्लास का क्या शोषण करने का मौका देती है स्टेट अपर क्लास को। एक तरीके से अपर क्लास की कठपुतली है स्टेट। ठीक है, ऐसा कहना था मार्क्सिस्ट का।
मॉडर्न कॉन्सेप्शन क्या है स्टेट का, ये मतलब ये जो स्टेट है टर्म ये कहाँ से आई? तो अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, ग्रीक लैंग्वेज में जो है ना पॉलीज एक टर्म होता था, पॉलीज। तो आप ग्रीक लैंग्वेज की कोई भी स्कॉलर्स के अगर आप कोड देखोगे तो उसमें वो पॉलीज का यूज करेंगे। एरिस्टोटल वगैरह के अगर आप देखोगे कोड्स तो वो पॉलीज यूज करेंगे, ना कि स्टेट टर्म। जो ये स्टेट टर्म है ये कब आया? 16th सेंचुरी से इसका यूज जो है प्रिवलेंट हुआ। कहाँ से हमें पता चलता है? तो निकोलो मैकेवेली थे, ठीक है, इनकी फेमस बुक थी द प्रिंस द पावर, जिसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, स्टेट जो टर्म है उसका यूज किया था। उन्होंने क्या बताया था कि स्टेट के पास क्या पावर है? द पावर विच हैज अथॉरिटी ओवर मैन, यानी लोगों के ऊपर रूल करने की पावर को ही हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम यूज किया था तो उन्होंने ये डेफिनेशन बताई थी। जीन बॉर्डन ने क्या बोला? अ लॉफुल गवर्नमेंट विद सॉवरेन पावर, ठीक है, स्टेट क्या है? एक लॉफुल गवर्नमेंट, लॉज और रेगुलेशन से चलने वाली गवर्नमेंट है विद सॉवरेन पावर, ठीक है। सॉवरेन पावर का बेसिकली ये मतलब होता है कि स्टेट के पास क्या है? पावर है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को गवर्न करने की, ठीक है। थॉमस हॉब्स कौन थे? थॉमस थॉमस हॉब्स भी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या बोला? पब्लिक पावर गिव्स पीपल देयर ओन लाइफ, यानी कि लेटर ऑन आप क्या देखोगे, मीनिंग्स जो है डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स दिए, यानी इन्होंने क्या बताया? स्टेट क्या है? एक पब्लिक पावर है जो लोगों को, मतलब स्टेट क्या देती है? पब्लिक पावर व्हिच गिव्स पीपल देयर ओन लाइफ। एक तरीके से ओन लाइफ से यहाँ पे ये मतलब है, जैसे कि देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा सोसाइटी का, तो लोगों के पास वोटिंग राइट्स आए। तो यहाँ पे ये मतलब है कि लोग क्या कर रहे हैं? अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन रहे हैं। वो खुद चुन रहे हैं कि उन्हें कौन रूल करेगा, यानी राजा महाराजा वाला जो रूल था वो एक तरीके से खत्म होता जा रहा था, ठीक है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अब कोल्ड वार हुआ था, ठीक है। कोल्ड वार के टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, यूएस यानी नेटो में, और सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में। सिंपली आपको ये समझना है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक में क्या हो गया था? डिवाइड हो गया था। वेस्टर्न ब्लॉक को क्या गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंट्रीज, और ईस्टर्न को क्या गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज। अब इसी में एक निकल के आता है थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज कौन सी थी? ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कंट्रीज थी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज का क्या मतलब है? यानी कि कोई कंट्री जैसे कि किसी अदर कंट्री की कॉलोनी रह चुकी है, जैसे इंडिया, ब्रिटेन जो है इंडिया को एज अ कॉलोनी बना के उस पर रूल कर चुका है। तो इंडिया क्या थी? पोस्ट कॉलोनियल कंट्री थी, यानी कि वो लेटर हम आजाद हुए, है ना, ब्रिटेन से। अब डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की क्या कैटेगरीज है, यानी हम कैसे डिवाइड करेंगे कि ये डेवलप कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, क्या क्या चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे डिवाइड करने के लिए? कंट्रीज जीडीपी, ठीक है। कंट्रीज जीडीपी क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या है? लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? लोगों का जो लिविंग है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, रहन सहन है, वो किस टाइप का है? इन सबका परसेंटेज देखेंगे, इनकी रैंकिंग देखेंगे कि किसमें किस पर्टिकुलर कंट्री में कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इनको फिर क्या किया जाता है? कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे कि जब इंडिपेंडेंस मिली, किसको इंडिपेंडेंस मिली? ये जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, यानी ये जो कंट्रीज किसी न किसी अदर कंट्री की, यानी अदर डेवलप कंट्री की कॉलोनी रह चुकी हैं, तो जब उन्होंने उस कॉलोनियल रूल से आजादी पाई, तो उस टाइम पे उन कंट्री की क्या कंडीशन थी? वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस थे बहुत ज्यादा, जो इकोनॉमी था, इकोनॉमी की क्या चल रही थी? नेगेटिव चल रही थी, इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा था बहुत ज्यादा, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी थी, पब्लिक हेल्थ डिटोरेट हो रही थी, ठीक है। तो उनका पहला प्राइमरी टास्क क्या था? इकोनॉमी और सोशल प्रोग्रेस करना। इकोनॉमी को सोशल प्रोग्रेस करने ने अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना, लोगों के लिए काम करना, ठीक है, लोगों की सोशल और मेंटल हेल्थ को अच्छा करना, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज थी, ठीक है, वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वहां पे जो है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था। और डेवलप्ड कंट्री की क्या एग्जांपल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ठीक है, जर्मनी, ठीक है, यूएस। यूएन यूएन ने बोला, यूनाइटेड नेशन ने क्या डेफिनेशन दी एक डेवलपिंग कंट्री होने के लिए, ठीक है। कैसे हम कैटेगराइज करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर कंट्री डेवलपिंग कंट्री के अंदर आनी चाहिए? तो डेवलपिंग कंट्री इज वन विद रिलेटिवली लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी जहां पे ना ही ज्यादा अच्छा मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो लोगों का, ना ही बिल्कुल एकदम डाउन हो, बुरा हो, मतलब मीडियम जहां पे हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए मिलता है। या अनडेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस, यानी इंडस्ट्रीज हैं, कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। एंड मॉडरेट टू लो एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जहाँ पे मॉडरेट एचडीआई है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ दिस कंट्रीज स्टिल डू नॉट, यानी मेजोरिटी पे देखा जाए तो इन कंट्रीज के पास अभी भी जो है एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, यानी कि लोग अभी भी जो है
अपनी जो नॉर्मल जो एक प्राइमरी लेवल पे कह लो या सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। हेल्थ केयर खराब है, हेल्थ केयर खराब इन द सेंस कि यहाँ पे प्राइवेट तो हेल्थ केयर अवेलेबल है, बट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है हमें हेल्थ केयर कम देखने के लिए मिलता है। अब ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट जो लोग हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो इन चीजों की कमी है, सैनिटेशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सी अदर भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, जहाँ पे मतलब एक मॉडरेट हो, मतलब ना ही रैंकिंग बहुत ज्यादा आप एकदम टॉप पे हो, ना ही आप एकदम बिल्कुल एकदम लीस्ट डेवलप कंट्री के अंदर हो। आप अपनी कंट्री के अंदर सुधार कर रहे हो, यानी धीरे धीरे आपकी कंट्री क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। जैसे इंडिया अभी क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, अब नेचर क्या होता है, जो डेवलप कंट्रीज होता है, डेवलप कंट्रीज का हम नेचर देख लेते हैं, हाईली इंडस्ट्रियलाइज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। लार्जर पोर्शन ऑफ द कंट्री, यानी जो कंट्री का लार्जर पोर्शन है वो किस चीज के लिए डेडिकेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। जैसे आप इंडिया में देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर पे जो है लोग बहुत ज्यादा क्या है, एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा लोगों का क्या है, मीन्स ऑफ लिविंग है। बल्कि डेवलप कंट्रीज में आप देखेंगे तो वो अदर एक्टिविटीज पे ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, ना कि एग्रीकल्चर पे। ठीक है, ग्रामसी, अब ग्रामसी ने दो एलिमेंट दिए हैं डेवलप कंट्रीज के। पहला, यहाँ पे क्या होता है, गवर्नेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा, सिविल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। यहाँ पे हमें सिविल सोसाइटी देखने को मिली, जैसे कि मीडिया, एनजीओज हो गए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जिन जो अपोजिशन है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, इन सब का इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है इन डेवलप कंट्रीज। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस देखने के लिए मिलती है, करप्शन देखने के लिए मिलता है। हालांकि ये चेंज हो रहा है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमें क्या क्या एग्जांपल है, 1967 में नाइजीरिया में रियट्स हुए थे। ठीक है, यानी दंगे हुए थे। ठीक है, 1994 में रवांडा में ब्लडीएस्ट जेनोसाइड हुई, यानी गवर्नमेंट, जेनोसाइड से कहते हैं जब गवर्नमेंट ही जो है अपने लोगों को मरवा देती है। ठीक है, एक तरीके से ये भी एक तरीके से दंगे ही हो गए। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही थी, फेस कर रही थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस का मतलब अदर कंट्रीज से वो उसके लिए मतलब फंड्स वगैरह के लिए डिपेंडेंट थी। ठीक है, करप्शन हो रहा था बहुत ज्यादा। फिर भी अगर आप अब देखेंगे जो कंडीशन इन प्रेजेंट टाइम, फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज बहुत हद तक जो है ठीक कर रही हैं, इम्प्रूव कर रही है। मतलब चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट, तो स्टेट का जो है नेचर कैसे चेंज हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीवाई क्यू आते, मैं पीवाई क्यू देती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे गए इस टॉपिक से बेसिकली। तो 1980s के टाइम से हमें क्या देखने के लिए मिला, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में हमें जो स्टेट का नेचर है वो चेंज होता हुआ दिखाई दिया। क्यों, अब कुछ रीजन होगा क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आने स्टार्ट हो गया 1980 से। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, हर चीज पे इम्पैक्ट आया, कल्चर पे भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकली भी, हर चीज में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है ग्लोबल वर्ल्ड का। ठीक है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रैपिड एडवांसमेंट इन हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी। देखो अब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को क्या जो है टेक्नोलॉजी में एक्सचेंज होने, यानी जिस कंट्री को जो चीज आती है तो वो दूसरी कंट्री तक जो है उस चीज को भेजने लगे। ठीक है, आपस में एक्सचेंज करने लगे। ठीक है, चेंजेस क्या है, फ्री ट्रेड होने लगा, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जो है ट्रेड, पहले क्या होती थी ना, अगर प्रीवियस टाइम में देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती थी, हर चीज को कंट्रोल करती थी, फिर चाहे वो ट्रेड हो। ठीक है, चाहे वो फॉरेन मतलब फॉरेन ट्रेड हो, हर चीज में क्या करती थी गवर्नमेंट की, हमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता था। पर ग्लोबलाइजेशन के आने से एक ये चीज होगी कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रेड वगैरह का जो फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस है, फ्री मार्केट है, ये सब चीजें जो हमें देखने के लिए मिली, एमएनसी आने लगी, यानी कि दूसरी अदर कंट्री से भी यहाँ पे अब कोई कंपनी जो है आ सकती है। ठीक है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। हाउएवर अगर हम पहले के टाइम में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता था, जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज्यादा कम था, यानी गवर्नमेंट क्या करती थी कि अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करती थी बेसिकली फॉर अदर कंट्रीज। इट वॉज ऑल्सो मार्क बाय इंक्रीजिंग रोल ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन, कोई तो मतलब जो है किसी ने तो इन्फ्लुएंस बनाया होगा ना जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। तो ये किस वजह से हो पाया, वर्ल्ड बैंक की वजह से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वजह से। अब कैसे आया ग्लोबलाइजेशन, तो बेसिकली जो ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जब ये कॉलोनियल रूल से फ्री हुई, इनकी कंडीशन थी बहुत खराब। तो ये जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, ये आईएमएफ, ये एक तरीके से इमर्ज हुआ एज एन इंटरनेशनल बॉडी, जिन्होंने क्या किया, फंड्स प्रोवाइड किए या मदद की
फिनेंस किया इन डेवलपिंग ये पहले क्या था ना, ये जो कंट्री भी डेवलपिंग कंट्रीज यानी डेवलप हो रही है, इंप्रूव कर रही है, ये पहले लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आती थी, एलडीसीज में आती थी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इन्हें जो है पैसा दिया, बेसिकली फंड्स दिए, जिससे ये अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को जो है ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है, इकोनॉमी को अच्छा कर सके, बूस्ट कर सके। तो उसके बदले में ऑब्वियसली पता है कोई कोई भी कोई चीज फ्री में तो देगा नहीं। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इन पे प्रेशर बनाया कि ये क्या करें, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दें अदर कंट्रीज के लिए, जिससे जो अदर कंट्रीज है वो यहाँ पे आके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें या ट्रेड करें बेसिकली, ठीक है। इन्होंने इवन ये कंट्रीज थी, कॉलोनियल कंट्रीज थी, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज, इनकी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको भी जो है गवर्नमेंट के अंडर जो है इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, अपने हिसाब से मतलब चीजें यहाँ पे की। उसके बदले इन्होंने फंड प्रोवाइड किया, जैसे कि अब हमें कौन कौन सी कंट्री एग्जांपल है, इंडिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया, ठीक है। एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है, रिफॉर्म्स किए गए इन ट्रेड पॉलिसी, अलाउ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इंटरवीन इन देयर, यानी कि ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये क्या कर सकते हैं, इनके इकोनॉमिक अफेयर्स में क्या कर सकते हैं, इंटरवीन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, डिसीजंस मतलब अपना भी जो है डिसीजन बता सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इनकी मॉनेटरी पॉलिसीज को, बजटरी पॉलिसीज को, ट्रेड और कॉमर्स को, ठीक है। एम क्या था इस टाइप के जो है एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लाने का, कि जो स्टेट का इंटरवेंशन है ट्रेड वगैरह में, जो स्टेट अपनी जो कंट्री की इकोनॉमी है इसको जो है ओपन नहीं कर रही है, फ्री मार्केट नहीं कर रही है, फ्री ट्रेड सर्विसेज नहीं, मतलब जो फ्री ट्रेड है वो नहीं हो पा रहा है अच्छे से फ्लो इकोनॉमी में, इस चीज को क्या करना, कर्व करना है, स्टेट के इंटरवेंशन को लिमिट करना, डिक्रीज करना एक तरीके से, ठीक है। और इसी प्रेशर में आके क्या किया, जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, इन्होंने अपने आप को यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, किसके प्रेशर में आके, वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक के और आईएमएफ के, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।